बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज में आला सतह पर तकर्रियों तबादले हुए और सबसे अहम जो तकर्री थी वो DGISI की थी। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को नया DGISI बनाया गया है, जबकि फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGISI थे उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया गया। ये जो तकर्री और तबादले हैं फ़ौज के अंदर कितने अहम होते हैं, इस पर बात करेंगे आज। साथ ये जिक्र होगा कि नैब आर्डीनेंस बिलाखिर सदर पाकिस्तान ने जारी कर दिया, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और क्या कमज़ोरियाँ इसमें छोड़ दी गई हैं और क्या अच्छी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं, इस पर करेंगे बात। और दूसरा अहम तरीन केस है मरीम नवाज़ साहिबा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इरफान कादर साहब उनके वकील हैं और क्या प्ली ली गई है इस केस के अंदर, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। और एक तीसरी जो अहम बात हुई है वो पंजाब में हुकूमत के तर्जुमान जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तब्दीली, और एक बार फिर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को इस तब्दीली से बेखबर रखा गया। और दूसरा अहम जो चीज़ है वो बलूचिस्तान के, जहाँ पे जो बहरान है वो सियासी बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है, और ये सारा कुछ है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़। क्यों जाम कमाल की मुखालफत हो रही है और अरकान है क्यों उनको वज़ीर आला नहीं देखना चाहते, इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और यह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब नए DGISI, एक DG चला जाता है, दूसरा उसकी जगह आ जाता है, क्या इससे कोई पॉलिसी बदल जाती है? नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी जो है वो तो कोर कमांडर डिटरमाइन। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ISI का हेड जो है ये पाकिस्तान की आर्मी से अलग हो, अखलाफ का रियासत की जो पॉलिसी है, रियासत की बेसिकली है तो प्राइम मिनिस्टर के मतहत, लेकिन नॉर्मली एक प्रैक्टिस यही रही है कि पाकिस्तान आर्मी ही के ही मतहत होता रहा है। एक जेन्युइन प्रैक्टिस यही रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी तो प्राइम मिनिस्टर के मतहत है, वो किसी और के मतहत तो नहीं है। और दूसरी ये है कि CIA की तरह कोई इंडिपेंडेंट बॉडी तो है नहीं कि जिसको 4-5 और किस्म की कोविड किस्म के एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट चला रहे हो या बॉडीज चला रही हो। दूसरी बात ये होती है कि ISI का फिर भी इतना भी हो एक मिजाज ज़रूर होता है एक आदमी का। मतलब हमीद गुल का अपना मिजाज था, ठीक, उन्होंने अपने हिसाब से ISI को चलाया, और उसके साथ ज़ाहिर बात है जब वो एक ख़ास सतह पे पहुँचे तो फिर उनको वहाँ से निकालना पड़ा और फिर उनको वहाँ लगाया गया था, आपको याद होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह वो जनरल जो होते थे वो दाढ़ी वाले जावेद नासिर साहब, उनका अपना मिजाज था। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ जब आया है तो चीज़ें, असद दुरानी साहब का अपना मिजाज था। मुशर्रफ के दौर के अंदर जब चीज़ें बदल गई थी, जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इंटरनेशनल यू टर्न लिया था, तो चीज़ें बिल्कुल और तरह की, मिजाज ही और तरह, कियानी का मिजाज बिल्कुल और तरह का था, वो और तरह की जंग लड़ रहा था। इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो तोरखम वाला बॉर्डर, उस पर एक तो एक्सपीरियंस जो है कोर कमांडर मौजूद हो। तो ज़ाहिर बात है ISI का सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप रहता है अफगान उनके साथ, तो एक तो फैज़ हमीद वहाँ चले गए। दूसरा ये जो साहब आए हैं इनका 2 जगह पे इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस है। एक तो ब्रिगेडियर वो रहे हैं शुमाली इलाका जात के अंदर, और वहाँ ज़ाहिर बात है उस वक्त ऑपरेशन उस ज़रब में वो थे। और दूसरा जो IGFC रहे। IGFC एक बड़ी कंसोलिडेट किस्म की पोजीशन है, और गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों में बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से 2006 से रमाब अकबर बुकटी वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद से जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी लगी है उसको सारा का सारा हैंडल ही IGFC ने किया है। और IGFC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बलूचिस्तान के अंदर। मतलब आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान में पुलिस का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। सही, कोयटा शहर के कुछ किलोमीटर, या सिब्बी शहर के किलोमीटर, या खुददार के, या हर शहर का आधा किलोमीटर रेडियस का थाना होता है। बाकी या लेवीज होती है और या होती है FC को मलेशिया कहते हैं वहाँ के लोग, और अमूमन होता है मलेशिया मलेशिया आ रही है, जो या मलेशिया बनी गटे बरोई लोग कहते हैं वो आ रही है, तो उससे एक खौफ सा पैदा हो जाता है। तमाम पोस्टें, तमाम बड़ी बड़ी शाराएँ, तमाम चेक पोस्टें, तमाम ऑपरेशन सारे मलेशिया करती है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज भी उसके अंदर बराह रास्त नहीं आती, बल्कि इसी मलेशिया की ही जो है वो सारा काम होता है। इनके बड़े बड़े हेडक्वार्टर चमन में हैं, खुजदार में इनके बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, कलात स्काउट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, इसके बाद मेमंद राइफल्स हैं, ये सारे, तो इनका एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। अब वो बलूचिस्तान और ये KPK ये दोनों एक बंदे के अंदर बहुत कम मिक्स होते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि उसको जेन्युइनली होता था कि नीचे जो स्टाफ होता है वो गलत फीड ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक इंस्टीट्यूशन के सरबराह के लिए, कि फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनके जो मुखबिर होते हैं कोई शरीफ लोग नहीं होते, वो सारे बदमाश होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको खबर वही देगा कि जो एक्टिविटी में बैठेगा, जो एक्टिविटी में शरीक है,
ज़ाहिर बात है, या वो गन रनर होगा, या वो नारकोटिक्स डीलर होगा, या वो स्मगलर होगा, या और किसी क्राइम का होगा, या आपने उसको वहाँ भेजा होगा कि यार तुम उनके साथ हमारे ऊपर धमाके भी कर लो, फायरिंग भी कर लो, लेकिन हमें खबर देते रहो ताकि हमें पता चलता रहे। तो ऐसे लोगों जो है वो मिसलीड भी करते हैं। बात जो जहाँ से पैसा लेता है वहाँ से भी ले सकता है। तो बात होता है डुअल एजेंट होता है, बस बिट्रे करते। तो जो बंदा ऊपर होता है उसकी क़यादत इस तरह की ज़रूरत है। मेरा ख्याल एक बड़ा जेन्युइन सा फैसला किया गया है कि वहाँ ऐसे आदमी को लगाया जाए ये दोनों बलोच और पश्तून एरियाज़ को देख सके। और इस रिसेंट टाइम्स के अंदर जो बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, कम से कम बॉर्डर के हिसाब से। और ये जो दौर गुजरा है फैज़ हमीद साहब वाला, कि उस दौर के अंदर एक मेजर शिकस्त होती है अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को, कि मतलब ये भी तो कामयाबी है उनकी, और उसको लेगेसी को लेके आगे चलना, और उसके बाद जो चैलेंजेस उसको देखिए, मेरा ख्याल लगता यही है। अब मैं बड़ा तजुर्बा जो है, तजुर्बा तो नहीं बल्कि तजिया सख्त हो जाएगा, लेकिन उसके फ्रूट्स को हम मुकम्मल तौर पे कैश नहीं कर सके। और हो सकता है कि उसमें एक वजह जो है चेंज ऑफ द गार्ड की भी हो कि हमने फ्रूट्स कैश नहीं किए। क्योंकि जिस लेवल पे इंडिया की जिल्लत और रुसवाई हुई है, जिस तरह बढ़ के हमें सोचना करना चाहिए था, वो शायद नहीं कर सके। और शायद ये भी यही एक वजह शायद हो सकती नहीं, तो वजह तो ज़ाहिर है वो जो भी होगी। दूसरा जो आज की बड़ी खबर है वो नैब ऑर्डिनेंस है। कल भी हमने बड़ी तफसील से बाबर रहमान साहब से भी गुफ्तगू की। आज वो ऑर्डिनेंस सामने आ गया है, और इसके पहले तो हम उसकी कमज़ोरियों की निशानदेही कर दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें है कि 2 लाडलों के लिए ये ऑर्डिनेंस आया है। 2 लाडले, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक ब्यूरोक्रेसी और एक दूसरे ताजर। वो ताजर जो इस मुल्क को, तो सियासतदान फेंटी खाते रहे, और बहुत सारे ताजर जो इस मुल्क को टैक्स नहीं देता। अच्छा। और ब्यूरोक्रेट जो इस मुल्क के तमाम लोगों को बेईमानी के रास्ते दिखाता है। अच्छा। किसी सियासतदान को माँ के पेट से ये ट्रेनिंग नहीं मिली होती कि करप्शन कैसे करनी है। किसी सियासतदान को कितना भी वो जेन्युइनली पढ़ लिख के आ जाए, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, केस स्टडी वाला, हार्वर्ड वाला, MBA भी कर है, तो उसको जो फीते लगे वाली वो नाला खोल के फाइल खोलने वाली होती है, और जो नोट पोर्शन है उसका पता नहीं चलता जब तक उसको कोई ब्यूरोक्रेट सिखाने वाला या उसको आगे उंगली पकड़ के चलाने वाला मौजूद ना हो। सही है। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मैंने अपने ड्रामे में एक फिक्र लिखवाया था कि बुनियादी तौर पर इनका काम होता है करप्शन की सड़क के स्पीड ब्रेकर्स जो हैं उनको रिमूव करना, और ये स्पीड ब्रेकर हमेशा से रिमूव करते हैं। अब देखें इसमें से कुछ चीज़ें जो निकालनी हैं वो कौन कौन सी। द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पर्सन्स और ट्रांजैक्शंस। 2 चीज़ें, इन लोगों पर भी ये अप्लाई नहीं करेगा, और इस तरह की कोई कार्रवाई है उस पर भी ये ऑर्डिनेंस उससे निकाल दिएगा। नंबर 1, द मैटर पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल और द लोकल टैक्सेशन, अदर लेवीज और इम्पोर्ट्स इंक्लूडिंग कंसीलमेंट्स ऑफ रिफंड्स। मैंने आपने को कंसील किया चीज़ कि भाई आप मैं पैसे से छुपाया, टैक्स छुपाया, या कोई रिफंड लिया जाली, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल इंटेंशन और लॉस ऑफ एक्सचेकर पर्टेनिंग टू टैक्सेशन, या आपने इस मुल्क के खजाने को टैक्स की वजह से नुकसान पहुंचाया, तो नैब कहेगा कि नहीं भाईजान ये मेरा थाने के दूध में नहीं। अब उसका थाने का दूध छोटी हो गई। डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कोई फैसला जो करेगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैबिनेट्स, कोई कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है और वो डिसीजन जो है अगर नुकसान भी दे रहा है तो कैबिनेट के डिसीजन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। देयर कमेटीज और सब कमेटीज, काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, नेशनल फाइनेंस कमीशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, CDWP। CDWP होता है जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जाते हैं। अच्छा। जिसके तहत हसन इकबाल का केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि हसन इकबाल का केस CDWP में अप्रूव हुआ था। ठीक, उसने कहा था कि ये पैसे इधर से ले जाओ। ठीक है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी PDWP एंड डिपार्टमेंटल डेवलपिंग वर्किंग पार्टी DDWP और डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो आ गया कि बैंक क्राइम जो है, अब इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर का रोल बहुत बड़ा आ गया। अच्छा। वो ये है कि अगर आपने बैंक का कोई क्राइम किया है तो आप नैब ने अगर लेना है तो वो स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछेगा कि भाईजान इसको हम ले लें कि ना ले लें। स्टेट बैंक का कहेगा जी यार उसने 5 अरब रुपया जमा कराया हुआ है, तुम मामे लगते हो, हमारा बैंक बैठ जाएगा।
any personality who by transaction relation thereto are directly and indirectly concerned with the holder of the public office, वो उसका भी हो गया। फिर एक और चीज़ है, एक होती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स। अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट जो है क्रिमिनलिटी नहीं दिखाती, वो कहती है कि ये प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, एक आदमी ने टेंडर सीक नहीं किया उससे इतना नुकसान हुआ, एक आदमी ने ये किया। किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को टच नहीं कर सकेगा अपने आप किसी तौर पर। वो जो हम रोज कहते हैं इतना नुकसान हो, एनी एडवाइस रिपोर्ट ओपिनियन रेंडर पब्लिक ऑफिस होल्डर एडवाइस पे भी, यानी मसला सारा ये है कि अब नैब जो है उसके दांत उन्होंने निकाल दिए। अच्छा। और दांत निकालने के साथ दो काम और करके दिए, अपने लिए तो नहीं आसानी कर दी, अपने लिए हर एक के लिए आसानी हो गई सर, ब्यूरोक्रेसी के लिए। अब देखे ना मेरी बात से एक आखिरी जो ब्रेक का कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो है वो लीड करता है पॉलिटिशियंस की करप्शन को। ठीक है। टार्च है जो बताती है कि इसने इस तरह करप्शन किया है, वो टार्च आपने बंद कर दिया, आप पॉलिटिशियन को अपने उससे पकड़ेंगे कि अपना सर्च लाइट लगा के पकड़ेंगे। इसका मतलब है पॉलिटिशियन आपने तोते को नहीं पकड़ा, जो टांटा करके बताएगा। तो फिर अपोजिशन वालों की इसकी बड़ी तारीफ करनी चाहिए, फिर क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल 3 साल के बढ़ाया ना, बोले कोई नहीं बोलते हैं। अच्छा। सब मिले हुए हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मरीम नवाज साहबा के केस की कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू किया और उनकी समाअत के लिए जो है केस मुकर्रर भी हुआ, और उनकी वकालत जो है वो कर रहे हैं इरफान कादिर साहब, जो साबिक अटारनी जनरल हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, ये जो 561A की जो एप्लीकेशन है, इसके बेसिक पॉइंट्स पे एक तो ये है कि आपने वो एफिडेविट पे बहुत रिलाय किया है शौकत सदीकी साहब, और दूसरा ये था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि कोर्ट किस किस्म की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करेगी इस मामले के अंदर? देखें, वो दरख्वास्त तो आपने पढ़ ली होगी। जी हाँ, ये पढ़ी। मैं सिर्फ उसकी हद तक बात करूंगा। जी, हमने ये बात की है कि ये जो सारा प्री ट्रायल एक प्रोसेस था, उसमें बहुत सारी वायलेशंस जो है लॉ की सामने आती हैं। ठीक है। जिससे कि सारा जो सुपर स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो एसेंशली हम इस पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन इजाफी तौर पे जो बहुत सारी प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं, जिससे कि ऐसा तासुर मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो भी सारी चीज में शामिल हो गए थे या वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है। तो उस चीज को सामने वो इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि अगर उसको भी साथ में ला लिया जाए और मजीद शहादत बेशक ना भी रिकॉर्ड की जाए, तो ये केस जो है ये प्योर एक्विटल का केस है। अच्छा। क्योंकि इसको आप इस तनाजर में देखें कि जब ये मियां नवाज शरीफ पर केस बना और ओरिया साहब चूंकि इस चीज को बहुत जानते हैं, तो इसलिए मैं ओरिया साहब से खास तौर पे शेयर करूंगा। हरगिज ऐसी बात नहीं है कि उस्मान साहब को इस चीज का पता नहीं है, लेकिन ओरिया साहब का चूंकि एक तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसलिए मैं बात कर रहा था। ये बड़ा ही सिंपल और आसान केस है। इसमें हुआ ये कि जब पनामा का शोर मचा तो मियां नवाज शरीफ काफी हद तक उस वक्त एकदम वो घबरा गए और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया उसमें बहुत सारा। और उनकी 2-3 तकरीरें आ गई, उनमें इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो गई। ठीक। मरियम साहिबा ने 1-2 जवाब दिए, उसमें भी इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो गई। अब ओरिया साहब जानते हैं कि इसमें सबसे जो पहली चीज थी वो ये थी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं एवन फील्ड की, ये आपने ये एविडेंस ओनर्स जो था ये प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो बताएं कि ये मियां साहब की है। ठीक। जब प्रोसिक्यूशन पहला ओनर्स जब डिस्चार्ज कर देती है, ठीक, तो उसके बाद फिर ओनर्स जो है वो उनपे आता है कि भाई आपने ये कहाँ से बनाई। ठीक। तो अब ये ऐसे ही है जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो गवर्नर हाउस लाहौर है, ये मेरा तो ओरिया मकबूल जान साहब हैं। ठीक है। और ओरिया मकबूल जान साहब जो हैं वो कह दें कि नहीं मैं इसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन साथ ये भी कह दें कि जिन दिनों में गवर्नर था मैं तो तब मैं इसके अंदर ही रहता था और ये मेरी मलकियत है, ये मेरी मलकियत है। तो अब अदालत कह दे कि जी ओरिया मकबूल जान साहब जो है वो खुद तजब्जब में है, वो कहते हैं मेरी मलकियत है भी और नहीं भी है, और प्रोसिक्यूशन भी कह रही है, इल्जाम लगा रही है कि ये ओरिया मकबूल जान साहब की मलकियत है गवर्नर हाउस। तो फिर गवर्नर हाउस जो है वो ओरिया मकबूल जान साहब
ठीक, ये मियां नवाज शरीफ का केस इतना ही है। सही है, बिल्कुल अगर ठीक। मियां साहब वो जल्दी सी एक्सप्लेनेशन वगैरह में ना पढ़ते, अच्छा इस पे एक बेसिक फ्लॉ है अदालत के डिसीजन में। इसमें औरिया साहब आप देखें कि प्रोसिक्यूशन तो अपना मौकफ प्रूव नहीं कर सकी कि वो जो गवर्नर हाउस है या एवन फील्ड है वो मियां साहब की प्रॉपर्टी, ठीक। वो नहीं साबित कर सके। मियां साहब भी यानी कि आप औरिया साहब भी ये डिसप्रूव नहीं कर सके कि गवर्नर हाउस उनका नहीं है, नहीं है। क्योंकि उनके मौकफ में एक तजाद है। तो लिहाजा ये फैक्ट ऐसा है जो कि ना तो प्रूव हो सका है, ना ना हो ये सकती। प्रूव हो सका है, ना ये डिसप्रूव हो सका है। अब मैं सही। औरिया साहब से लटका हुआ है पूछता हूं बीच कि जो चीज ना प्रूव हो सके ना डिसप्रूव हो सके सही है, तो कानून उसको कहता है कि ये प्रूव्ड नहीं हुई, नॉट प्रूव्ड है ये। नॉट प्रूव, बिल्कुल ठीक, अदालत बिल्कुल इस चीज को नहीं समझी क्योंकि हमारे जजेस जो हैं वो बेसिक्स बहुत सारे नहीं जानते, ठीक, सारा कानून उनको नहीं आता। ठीक, तो लिहाजा उनको ये चीजें कानून की आहिस्ता आहिस्ता हम सबको समझानी है। सही। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, एक बहुत बड़ी नहीं, गलती। ये तो इस पॉइंट पे अगर आ जाए सब तो पूरा रिवर्ट बैक हो जाए। और बात दूसरा बिल्कुल जज genuine अरशद सी मलिक बात का है। हवाला जो दिया गया है। बहुत जेन्युइन सी बात है कि एक प्रॉपर्टी जिसको सिर्फ एक एविडेंस जो खालिसतन जिसकी न्यूज वैल्यू है, जिसकी कोर्ट वैल्यू को नहीं, एडमिसिबल नहीं, उसके ऊपर पूरा केस चल रहा है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ये जो प्रॉपर्टीज तो ये जो है ना एवन फील्ड की, ये शरीफ्स वहाँ रहते हैं, उनके बेटे भी रहते हैं, सारे रहते हैं। अब शरीफ क्लैन बहुत बड़ा है, ठीक, ये मियाँ शरीफ से शुरू होता है। मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं, मियाँ अब्बास शरीफ भी हैं, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस तो मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं। ठीक, तो लिहाजा उनकी भी औलाद है काफी सारी, इनकी भी है, अब्बास शरीफ साहब की भी है। तो शरीफ क्लैन में ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के सबसे बड़े तो मियाँ साहब थे, तो सारा कुछ उन्होंने उसमें एक डाल मफरूजे के तहत मियाँ साहब पे डाल दिया। अब ये मफरूजा जो है वो फिर औरिया साहब जानते हैं कि प्रिजम्पशन कानून में 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कंक्लूसिव प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, ठीक। जिसके खिलाफ शहादत दी नहीं जा सकती, ठीक, वो वाला तो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कोई भी नहीं। नहीं लाया। दूसरा है रिबटेबल प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, जिसके खिलाफ शहादत दी जा सकती है, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन भी अभी तक सामने नहीं आया। एक तीसरा प्रिजम्पशन है मे प्रिज्यूम, ठीक, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, वो ठीक। वजाहत से लिख दिए गए हैं। सेक्शन 114 है एविडेंस एक्ट का, उसमें सारी डिटेल दे दी गई है, ये उसमें भी नहीं आता। तो जब एक मफरूजा अदालत खुद तो फिक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती ना जी, ठीक, अदालत ठीक। फिक्शन इंट्रोड्यूस करके कह दे कि जी ये जो प्रॉपर्टीज है ये इतना सा केस है, ये केस कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक ये है। अब नॉर्मली मैं इस पे बात नहीं करता क्योंकि मैंने ये केस अभी करना है। सही बात है। अच्छा, जज अरशद मलिक का भी हवाला दिया है, उनके ऊपर जो दबाव के हवाले से जो वीडियोस का भी जिक्र किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये उसके साथ आपने एक और चीज भी लिखी है, बल खास तौर पे वो जो अपना मलक क्यों वाली कि सब्सटेंशियल एविडेंस इतना ज्यादा है। आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर अगर वीडियो को ना भी छेड़ा जाए अरशद मलिक की, तो केस के अंदर लाल बात आप जब बात कर रहे हैं, सब्सटेंशियल एविडेंस ही इतना ज्यादा है, केस लॉ इतना जबरदस्त किस्म का आपने बिल्टअप कर दिया हुआ है कि वो बिल्कुल ताश के कार्ड की तरह गिर जाएगा। आप बड़ा सही कह रहे हैं कि इस पे जैसे मैंने कहा कि वो जो कानूनी जी, गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। ओवर एंड अबव एक वीडियो आ गई है, सही है, वीडियो में ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल हैं। ठीक, इससे पहले जब ये एसजीएस को टेकना में सिर्फ एक ऑडियो टेप आई ऑडियो से तो सुप्रीम कोर्ट इतनी घबराई थी उस वक्त कि सही। अदालत की साख बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऑडियो टेप पे नहीं जाएंगे, फिर अच्छा। भी अदालत की साख बचाने के लिए जल्दी से उन्होंने वो सारा ट्रायल कह दिया कि जी वो गलत है, रीट्रायल आप करें फौरन। वो सही। इतना अदालत की साख बचाने की जरूरत पड़ गई थी। सही बात। और यहाँ पे तो ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें कि ऑडियो वीडियो दोनों है, तो ये तो ज्यादा डैमेजिंग है प्रोसिक्यूशन Damaging को। है, तो इसलिए ये और भी जरूरी है कि अदालत अपनी साख बचाए, वीडियो में जाए या ना जाए। इस वक्त अदालत की साख जो है वो बचानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, हमें इंडिविजुअल्स को बचाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और उसमें हमारा थ्रस्ट भी यही है कि आज भी मैंने कहा है, कोर्ट में कहा है कि जी हमें सबसे ज्यादा इज्जत जो है वो फौज की है, आईएसआई की है। ये हमारे वो अदारे हैं जो कि बड़ी इनकी रिकग्निशन है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में से एक है। ठीक, हमारी आईएसआई जो है दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमारे जो अदालतें हैं वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे जजेस आए हैं, बड़ी अच्छी जूरिस्प्रूडेंस भी डेवलप हुई है। मासवाए सियासी मैटर्स के, सियासी केसेस के, जहाँ पे के सियासतदान आते हैं तो वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो मुतनाज़ा होते हैं और वो शिकार हो जाते हैं कंट्रोवर्सी का। तो वहाँ पे हमने उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी असल में बात नहीं की। हम इंडिविजुअल्स के भी खिलाफ नहीं है, हम माइंडसेट के खिलाफ हैं
जिससे कि हम देखते हैं कि अदारों में रहते हुए लोग जो हैं उनके अदारों के मैंडेट के बगैर एक ऐसी डोमेन में घुस जाते हैं जिससे कि जमहूरियत का पहिया जो है वो समहाउ वो लड़खड़ा जाता है। वो हम कहते हैं कि माइंडसेट सिर्फ चेंज कर दें, हम नहीं कहते किसी को सजा दें या कोई मार। सही बात है। हमें वायलेंस नहीं करनी, हमें तो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त जी। तो ये तो रिकंसिलिएशन और ये सारा कुछ तो क्या वाकई रिकंसिलिएशन की तरफ मामला जा रहे हैं? केस मजबूत बनाया केस मान खालिद साहब, मेरे ख्याल नवाज को पहली दफ़ा कोई जेन्युइन एडवोकेट, मैंने तारीफ अंग्रेजी की भी की है। दूसरा ये कि उन्होंने बड़ी मजेदार अटॉर्नी जनरल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बड़े बड़े हैं और अच्छा इनका पहले दिन से स्टांस ये है कि ये सजा गलत हुई है। नहीं उसकी आपने कई दफा इन्हें प्रोग्राम में लिया। बेसिक वजह यह है कि उस्मान साहब फॉर एग्जांपल आपको बात सही कहता है, आप मेरे घर के ऊपर क्लेम कर लेते हैं कि ये मेरा घर है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके मुकदमा भी चल जाता है और वो मुकदमा बजाय चेक किए कि घर किसका है, दरखास्तें किसकी हैं, सारा कुछ, उसके ऊपर आपको सजा भी हो जाती है। नहीं बात वही है ना, वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, उन्होंने कहा है कि जी मरियम नवाज साहबा ने भी मैं तो पहले दिन से कहा था, जिस शख्स ने ये मशवरा दिया था कि उस 0 पॉइंट वाले शो में हुसैन नवाज को बिठाया जाए, वो है मरियम नवाज साहबा ने भी पूरा इंटरव्यू दिया सना बुच्चा को, वो भी आजकल क्लिप जाके वो हवाले से इस्तेमाल होते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई जायदाद नहीं है तो वो तो है। चले देखते हैं क्या होता है इस केस का। और यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल का कि आखिर जाम कमाल साहब के खिलाफ बगावत क्यों हो रही है। जी नाज़रीन, हरफराज में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें बलूचिस्तान की, जहां नाराज़ अरकान वज़ीर आला जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ हैं, उनको हटाना चाहते हैं। और ये साहब हुक्मरान पार्टी है, बाप पार्टी, नई पार्टी है। एक पढ़ा लिखा वज़ीर आला मिला था बलूचिस्तान को बड़े अरसे के बाद और बड़ा डायनामिक भी है, लेकिन एकदम बगावत क्यों हो गई? बलूचिस्तान के सारे वज़ीर आला पढ़े लिखे रहे हैं, सोनियन रहे हैं, उसके बाद मतलब सारे ये जो जिंद के वालिद जाम यूसुफ थे, वो बकायदा माइनिंग में इंजीनियर थे। अच्छा। इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे, वो बेचारे लगते नहीं हैं, सादा सादा लोग हैं। इवन नवाब अकबर बुकटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब इस तरह के लोग थे। तो ये लेकिन ईमानदार और शरीफ आदमी थे, हैं भी, सच्ची बात है, बहुत अच्छे और जेन्युइनली एक जिसे कहते हैं ख़ानदानी आदमी। एक जाम लसबेला की उससे वो चले आ रहे थे, जाम लसबेला। मसला क्या है? मसला बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है बज़ाते खुद, जिसको लोग नहीं समझते और ये जूतियों में दाल पड़ती रहेगी जब तक इस मुल्क की कोई एक अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत नहीं बनती। जैसे सिंध कभी पुरसकून नहीं हो सकता जब तक आप इस पाकिस्तान को दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड नहीं करते किस तौर पर। पंजाब भी अब उसी तरह होता जा रहा है। आप देख लीजिएगा कुछ अर्से के बाद पंजाब में भी साउथ इकट्ठा होता जा रहा है और सेंट्रल पंजाब की हैसियत ख़त्म होती जाएगी कुछ दिनों के बाद। देखिए बलूचिस्तान के अंदर 4 बुनियादी एरियाज़ हैं कि जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तो पश्तून एरिया है कि जिसके अंदर मौलवी और अपना पश्तून खा मैप जो है उसकी लड़ाई रहती है, कभी मौलवी जीत जाता है, कभी जीत जाता है। लियाकत शहवानी साहब हैं, तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्हीं से पूछें। अस्सलाम वालेकुम शहवानी साहब, क्या मामला है, क्यों नहीं सुलह सफाई हो रही? देखिए, सुलह सफाई के लिए हम तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और 3 सतहों पे कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की सरबराही में भी एक कमेटी, वो अपनी कोशिश करते रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर्स MPs अपने ही जो हमारे रफ़का हैं वो उनके कुलीग भी हैं, उनसे भी मिलते रहे हैं, आज भी उनके पास गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब फर्दन उनके घर जाके उनसे मिले हैं। उस तमाम के बावजूद हमारे दोस्त जो है फिल वक्त उनमें कुछ ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं रखते, कुछ दोस्त जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। तो बहरहाल औरिया मकबूल जान साहब को पता है बलूचिस्तान का कल्चर, मेड़ मरक्का जिरगा, जो हमारी कोशिशें हैं वो जारी व सारी हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि इसमें ज़्यादातर जो एक्टिव लोग हैं वो बाप के अंदर से हैं या बाकी पार्टियों से, मतलब इत्तेहादी लोगों को भी ज़्यादा? इत्यादि एक जो है BNP अवामी, अच्छा, उनके 2 निशस्तें हैं, वो उनके साथ हैं, बाकी बाप पार्टी के हैं।
अच्छा ये मुझे बताइए कि बेसिकली कुद्दूस पसंद जो उनका आपस का बड़ा बात है, पुराने साबिक वज़ीर आला रहे हैं और ज़ाहिर बात है एक दफ़ा जब बंदा रह जाए तो थोड़ा सा उस पोजीशन में आना पसंद है। जाम साहब से कुछ जेन्युइन मैंने देखा है, कुछ जेन्युइन को नाराज़गी की वजूहात भी मुझे नज़र नहीं आई। मुझे भी नजर नहीं आ रहा, मीडिया को भी नजर नहीं आ रही, इंटेलिजेंशिया को भी नजर नहीं आ रहा, और जिन दोस्तों ने नाराजगी का इजहार किया है वो मीडिया पे आके अपना मौकिफ तो उन्होंने कल बता दिया, लेकिन साफियों के उन्होंने एक सवाल भी उन्होंने नहीं लिया, साफियों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। सब ये पूछ रहे हैं कि मामला क्या है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। और इतनी कोशिशों के बावजूद भी हमारे बलूचिस्तान के कल्चर हैं, वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, नाराजगियां होते रहते हैं, शिकायत होते रहते हैं, एड्रेस किए जाते हैं, पास में भी होते रहे, लेकिन ये हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हमारे दोस्त इतना जिद क्यों कर रहे हैं। कुछ दुश्मनदारियां भी मतलब यार मदरीन साहब की और जो जेन्युइन सी सूरत है, आपको पता है गुज़श्ता 30 साल की लड़ाई है, वो भी समझते हैं कि शायद मुझे सही तरह की लिफ्ट नहीं मिली, ये भी सूरत हाल भी है, या सिक्योरिटी नहीं मिली। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाम कमाल साहब के साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ है, और सरदार यार मोहम्मद रिन साहब वो फर्मली सीएम साहब के सपोर्टर हैं। और अच्छा, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होगा, क्या कि ये बातचीत से मामला हल हो जाएगा, या कोई एक इतला ये आई थी कि शायद जाम कमाल साहब खुद जो है वो रज़ाकाराना तौर पर पीछे हट जाएं? नहीं, उसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो हिमायत है अक्सरियत जो अरकान की और कोलिशन पार्टनर्स की, वो जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं, और वो जाहिर है अक्सरियत जो दोस्त हैं उन सब का ये फैसला है। उन्होंने सीएम साहब को, जाम साहब को बता दिया कि आपने रिजाइन नहीं करना, हम आपके साथ खड़े हैं, और 3 साल जो बेहतरीन कारकर्दगी रही है, जो विजन है उसको हमने प्रमोट करना है, हमने बलूचिस्तान को तरक्की की इशारा पे गामजन किया है, इस विजन को हमने आगे बढ़ाना है, तो उसका तो सवाल ही नहीं है कि कोई रिजाइन करेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक तो ये मामला है, ये भी तर्जुमान है हुकूमत बलूचिस्तान के, एक हमारे तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के फैजुल हसन चौहान साहब, वो बेचारे क्रिकेट खेल रहे थे, मैच था अपोजिशन से मैच खेल रहे हैं। उससे पहले फिरदौस आशिक अवान साहब आई, उस वक्त भी वो कहीं बाहर थे, उनको बताया गया कि जनाब आप वो आ गई, एक दफा ये था वो कर रहे थे, कहते उतार दिया गया आपको, और उतार दिया गया। और दूसरी बार भी आज ही साफी ने बताया कि जनाब वो नया बंदा आ गया, कोई खावर साहब आ गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन एक चीज है कि जिस अच्छे तरीके से तर्जुमानी का हक फैजुल हसन चौहान ने अदा किया, जिस किस्म का कल्चर बन गया हुआ है, उस किस्म जिस किस्म का फैसलाबादी माहौल है, उस फैसलाबादी माहौल में फैजुल हसन चौहान से अच्छा कोई नहीं, मतलब हर जगह आके अग्रेसिवली आपने जवाब देते हुए देखा है, टाइमली देखा है, और उसके बाद भी अगर ये तर्जुमानी भी पसंद नहीं है तो फिर क्या पसंद है? बुज़दार साहब मतलब इतने होशियार हो गए, बुज़दार साहब खुद तो मुंह में जुबान नहीं है, जैसे कहते हैं वो, इसका मतलब बाकी भी वो कहते हैं कि बाकी भी ना बोलन। मेरा ख्याल ये है कि असल में अपना एक चीज़ जो है ना, इमरान खान के आने के बाद, जिसे कहते हैं इस दफ़ा तरबूज बहुत हुआ है, इस दफ़ा इमरान खान के ज़माने में तर्जमान बहुत हुआ, तर्जमान तो बहुत हुए, तर्जमान का इतना कारोबार चला है, इतना कारोबार चला है कि आप यानी आप सोच नहीं सकते कि आप गिने ना कितने तर्जमान, तो आप गिन नहीं सकते। नहीं, 40 तो पिछले नोटिफिकेशन हुआ कि 40 तर्जुमान है पंजाब के, और वो जहाँ पे, और ये जब आए चौहान साहब, इन्होंने बाकी सब फारिग किए, उन्होंने कहा जी बस ये। और हालत ये है कि मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ इसी पंजाब का, कि गाड़ियां नहीं हैं जेन्युइनली साफी को देने के लिए, वो साफी कह ना मुझे कवर करने के लिए तुम्हारे साथ जाना है इमरान खान, तो जो वैन होती थी वैन तक नहीं है, और तर्जुमान रख लिए। चलो जी, देखते हैं आप जो नए तर्जुमान हैं उनके लिए गुड विशेज़ हैं कि वो किस तरीके से बुज़दार साहब का और उनके इक़दामात का दिफा करते हैं, और जो तरक्की है उसको किस तरह बयान करते हैं। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।